शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसनं भाजपला जोरदार धक्का दिलाय। उच्च आणि तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांच्या गटानं बाजी मारलेली आहे। राणे समर्थकांना फक्त एकच जागा मिळालेली आहे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। महाराष्ट्र में एक बार फिर बीजेपी को जोरदार झटका लगा है दोस्तों। रत्नागिरी में हुए चुनाव के परिणाम से पता चल गया है कि शरद पवार साहब ने बीजेपी को जो चेतावनी दी कि भाई वो महाराष्ट्र में बीजेपी को आने नहीं देंगे, वो साबित हो रहा है। अब शिवसेना और एनसीपी ने मिलकर बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया है। रत्नागिरी में इन्हें भारी हार का सामना करना पड़ा है। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में डिस्ट्रिक्ट बैंक इलेक्शन हुए दोस्तों, जिसमें शिवसेना और एनसीपी ने 21 में से 18 सीटें जीती और नारायण राणे के बेटे नीलेश राणे के पैनल को महज एक सीट में तसल्ली करनी पड़ी। उन्हें हासिल हुई एक सीट, बाकी सीटों पर उन्हें अंडा मिला है, यानी 0। बीजेपी के लिए सबसे बड़ा झटका अभी तक शिवसेना और एनसीपी का सहकार पैनल था, जिसने जीत हासिल की है और नीलेश राणे के पैनल का सुपड़ा साफ हो गया है। उन्हें सीट हासिल नहीं हुई है, एक सीट में तसल्ली करनी पड़ी। नारायण राणे से तो आप वाकिफ होंगे ही अच्छी तरीके से। नारायण राणे वही जो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को कान के नीचे थप्पड़ मारने की बात कह चुके थे, एक तरीके से धमकी दे चुके थे, और नीलेश राणे उन्हीं के सुपुत्र हैं जिन्होंने बीजेपी की नाक कटवा कर रख दी। शिवसेना नेता उदय सामंत और एनसीपी नेता तानाजी चोरगे के नेतृत्व वाले पैनल को जीत हासिल हुई है। नारायण राणे के बेटे के पैनल को जीत क्यों नहीं हासिल हुई दोस्तों, इसका क्लू मैं आपको पहले ही दे चुकी हूँ। नारायण राणे के विवादित बयान के बाद बड़ी मुश्किल से वो जमानत पर रिहा होकर लौटे थे। नारायण राणे की बात कर रही हूँ फिलहाल। इसलिए नारायण राणे ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के लिए जो कुछ कहा था, जो विवादित बयान दिया था, उसके बाद तो उनके बेटे के पैनल को हार मिलना निश्चित था। वहीं बीजेपी का रुतबा अब महाराष्ट्र में किस कदर गिरता जा रहा है, किस वजह से गिरता जा रहा है, ये भी आप अच्छे से जानते हैं, इससे अच्छी तरीके से वाकिफ हैं। बेशक से मोदी जी 3 कृषि कानूनों को वापस ले लें, लेकिन उसका असर महाराष्ट्र में कहीं से कहीं तक देखने को बिल्कुल भी मिल नहीं रहा है दोस्तों। वहीं आप बात करेंगे आर्यन केस की, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की, तो उसमें बीजेपी नेताओं का नाम, देवेंद्र फडणवीस के तमाम बयान, उसके बाद विकास के नाम पर बीजेपी की जुमलेबाजी। अब ऐसे में इनको वोट कैसे मिलेगा, मुझे जरा बताइए। महाराष्ट्र में इनका यही हाल है इस वक्त। आप महाराष्ट्र में जगह जगह जो उपचुनाव हो रहे हैं, उसमें भी भाजपा की हार का प्रमाण देख सकते हैं दोस्तों। हाल ही में महाराष्ट्र के देगलूर में उपचुनाव हुए थे, जहां भाजपा के उम्मीदवार को कांग्रेस के उम्मीदवार ने बड़े वोट अंतर से हार का मुंह दिखाया था। कांग्रेस के उम्मीदवार जितेश अंतापुरकर ने बीजेपी के उम्मीदवार सुभाष साबड़े को 41,933 वोटों से हराया था। कांग्रेस के उम्मीदवार को 1,08,779 वोट मिले थे, माफ कीजिएगा। तो इस चुनाव में भी बीजेपी के उम्मीदवार को करारी हार का सामना करना पड़ा था। और अब महाराष्ट्र में जहां जहां से चुनाव के रुझान सामने आ रहे हैं, भाजपा को उसमें जबरदस्त शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। अभी आप सोचिए कि महाराष्ट्र में विधान परिषद के चुनाव भी जल्दी होने वाले। जब चुनाव से पहले भाजपा की यह हालत है, तो चुनाव में भाजपा को कितनी जबरदस्त शिकस्त का सामना करना पड़ेगा, कितनी बुरी तरीके से ये हारेंगे, इनको करारी हार मिलेगी, कितना सामना करना पड़ेगा, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों। रत्नागिरी जिले में भाजपा की ये करारी हार भाजपा को एक फुल प्रूफ चेतावनी है, इनको एक जोरदार तमाचा है कि आने वाले चुनाव में इनके साथ क्या होने वाला है। भाजपा कोशिश तो भरपूर कर रही है कि महाराष्ट्र में वो वापस अपनी जगह बना सके दोस्तों, लेकिन इनके कारनामे खत्म नहीं होते हैं, इनकी करनियां खत्म नहीं हो रही हैं, जिसकी वजह से ये मात खा रहे हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी का खेल पहले से ही बिगड़ा हुआ था और अब कुछ मामलों के बाद, कुछ मामलों की वजह से ये खेल और ज्यादा बिगड़ता चला जा रहा है, बिगड़ चुका है। धीरे धीरे सारे पत्ते खुल रहे हैं इनके नेताओं के। आप चाहे तो आर्यन केस की बात कर लीजिए या फिर आप बीजेपी नेताओं की खुलती पोल की बात कर लीजिए। मैंने जैसा आपको अभी शुरुआत में बताया कि आर्यन केस में जब एनसीपी नेता नवाब मलिक साहब ने भाजपाइयों की पोल एक के बाद एक खोलनी शुरू की कि किस तरीके से ये लोग ड्रग्स का धंधा चला रहे थे पूरे महाराष्ट्र में, तो ये गिरते चले गए। वहीं केंद्रीय एजेंसियां जो इस वक्त भाजपा के सत्ताधीन मोदी सरकार के कहे पर चल
रही हैं, उसके बाद तो खुद शरद पवार साहब भी बीजेपी को लेकर काफी गुस्से में आ गए थे और अभी भी वो काफी गुस्से में एक के बाद एक निशाना साध रहे हैं। उन्होंने हाल ही में जो बयान दिया था वो भी हम आपको पहले बता चुके हैं। शरद पवार साहब ने कहा था कि पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी नेता अनिल देशमुख को 100 करोड़ की वसूली में जो अंदर किया गया, जो केंद्रीय एजेंसियों ने किया, वो बुरी तरीके से उनको फंसाया गया है। उन्होंने परमवीर सिंह को भी भगोड़ा कहा था, जो पूर्व कमिश्नर रह चुके हैं, और बीजेपी को भी चेताया था कि अनिल देशमुख या हमारे नेताओं के साथ बीजेपी ने जो जो किया उस एक एक घंटे का हिसाब लेंगे, एक एक घंटे का हिसाब बराबर करेंगे। अब आप देख ही रहे होंगे कि महाराष्ट्र में बीजेपी किस कदर गर्त में जा रही है। इसके अलावा आप अच्छे से जानते हैं दोस्तों कि 5 राज्यों में उपचुनाव में बीजेपी की क्या हालत हुई थी। अब बात कीजिए हिमाचल प्रदेश की। हमने आपको वो खबर भी दिखाई थी कि हिमाचल प्रदेश में जहां बीजेपी सत्ता में है, उसके बावजूद बीजेपी को उपचुनाव में भारी झटका लगा। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को कुल 3 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। बीजेपी कुल 3 सीटों में से 2 सीटें हार गई थी। वहीं राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ये भी राज्य ऐसे हैं जहां बीजेपी का यही हाल रहा है। राजस्थान की बात करेंगे तो वहां कांग्रेस ने बीजेपी के गढ़ कहे जाने वाले धरियावत पर अपना परचम लहराया है। फिर कर्नाटक में भी इनका यही हाल हुआ। तो कुल मिलाकर भारी शिकस्त का सामना लगातार करना पड़ रहा है बीजेपी को। अगले साल 2022 से पहले उपचुनाव और जिला चुनाव के ये नतीजे बीजेपी की हार को लेकर सब कुछ बयां कर रहे हैं। देखिए, शरद पवार साहब ने जो कह दिया उसे बड़ी ही गंभीरता से लिया जाता है। एक तरीके से वो राजनीति में पत्थर की लकीर हो जाती है और यहां भी यही हो रहा है इस वक्त। उन्हें राजनीति का चाणक्य यूं ही नहीं कहा जाता, वो काफी देखते हैं, परखते हैं, फिर कोई बयान देते हैं। और उन्होंने बीजेपी पर सिर्फ एक बार तंज नहीं कसा दोस्तों, बल्कि वो लगातार बीजेपी को सवालों से घेर रहे हैं। पहले तो उन्होंने अनिल देशमुख की गिरफ्तारी को लेकर कहा था कि वो 1 घंटे का बदला लेंगे, एक एक घंटे का बदला लेंगे, एक एक सेकंड का बदला लेंगे, जो भी उनके साथ किया गया है। फिर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि 3 कृषि कानूनों को वो वापस लेंगे, तो उनका रिएक्शन बहुत ही जबरदस्त था। उन्होंने जबरदस्त तंज कसा था, वो भी आपको बता देते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा था। देखिए, आपकी स्क्रीन पर अमर उजाला की खबर आपको दिखा रहे हैं, जिसके मुताबिक शरद पवार साहब ने कहा था कि 10 साल तक केंद्रीय कृषि मंत्री रहने के तौर पर, क्योंकि वो केंद्रीय कृषि मंत्री थे, तो वो कहते कि मैंने किसानों के मुद्दे पर, जो कि राज्यों का विषय है, ये तय किया था कि सभी भागीदारों को विश्वास में लिए बिना कृषि कानूनों से संबंधित कोई भी नया मानक बनाना उचित नहीं है। उन्होंने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया। उन्होंने कहा कि मैंने सभी राज्यों के कृषि मंत्रियों से 2 बार सलाह मांगी थी, लेकिन इस सरकार ने बिना किसी चर्चा के ही तीनों कानून लागू कर दिए थे। उन्होंने आगे कहा था दोस्तों कि केंद्र ने ये कदम केवल चुनावों के पास आने की वजह से किया है। तो कुल मिलाकर पवार साहब जहां बीजेपी पर लगातार हमलावर हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी बीजेपी पर तंज के बाद तंज कस रहे हैं। उन्होंने भी प्रधानमंत्री जी पर तंज कसा था और निशाने के बाद निशाना साध रहे हैं। इसका असर अब चुनाव के नतीजों में किस तरीके से सामने आने लग गया है, आप देख सकते हैं, क्योंकि इसकी झलक रत्नागिरी बैंक इलेक्शन में साफ सीधे तौर पर देखने को मिली है। बहरहाल, इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।